Hey guys, this is JP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. गाइस CGL 2020 का ये सेकंड लास्ट पेपर है। इसके बाद एक और पेपर बचेगा जो कि हम लोग मंडे को सॉल्व कर लेंगे इस छुट्टी के बाद। उम्मीद यही करता हूँ कि अब तक जितने भी वीडियोस मैंने CGL 2020 से रिलेटेड बनाए हैं या फिर उससे पहले हमने CHSL और स्टेनो के बनाए हैं, आप उनका अच्छे से रिविज़न कर रहे होंगे। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर किसी पेपर से रिलेटेड या इन वीडियोस से रिलेटेड, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें। मुझे टाइम मिलते ही मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और इस पॉइंट को मैं बार बार दोहराता हूँ। हाँ, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेशली CGL और CHSL बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए कि एग्ज़ाम की डेट्स आ गई हैं। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और ये जो कम टाइम है इसे ही बोलते हैं क्वालिटी टाइम। और इसी क्वालिटी टाइम को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज़ कर ले गए तभी आप क्वालिटी रिजल्ट दे पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम के आसपास का जो टाइम होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम होता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के आसपास का जो टाइम होता है उससे पहले का जो टाइम होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम होता है। उस दौरान आपका दिमाग कैसा है, आपके हाव भाव कैसे हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पर, आने वाले रिजल्ट पर। तो अब बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें और अच्छे दिमाग से पढ़ें। वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर कोई क्वेरी रहती है, अगर कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बहुत ही कम टाइम बचा है, प्रीवियस ईयर पर जरूर फोकस करिएगा। जितने भी वीडियोस बना रखे हैं उनका आप अच्छे से एक तरफ से रिवीजन कर लीजिए, हाई स्पीड बढ़ाकर, है ना, स्पीड बढ़ाकर आप उनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और अगर आपने अब तक के सारे वीडियोज़ देख लिए हैं, मुझे लगता है आपने नोट जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, तो वही की पॉइंट्स आप रिविज़न कर लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें फाइंड करना है यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फाइंड करना है। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, दैट इज सिंपली कॉल्ड पोस्टमार्टम, है ना। डेड बॉडी की जो एग्जामिनेशन होता है वो क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी उसे कहते हैं पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण। विश्लेषण मीन्स केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स का। सुसाइड क्या होता है, सुसाइड में देखिए रूट वर्ड काम कर रहा है साइड, होमिसाइड में भी रूट वर्ड काम कर रहा है साइड, और जहाँ भी रूट वर्ड साइड लिखा हो इसका मतलब होता है टू किल, है ना, टू किल या फिर टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय, इन दोनों, यही दोनों मतलब होता है इनका। जहाँ भी साइड लगा हो, चाहे वो होमिसाइड हो, चाहे सुसाइड हो, चाहे सरोरिसाइड हो, चाहे एक्सोरिसाइड हो, चाहे फ्रैटरीसाइड हो, चाहे जो भी साइड हो, जहाँ पर भी साइड लगा हो वहाँ पर उसका मतलब होता है मारना या ख़त्म करना। अब देखिए लिखा सुसाइड, सुसाइड में सु जो वर्ड आता है ये सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो सुसाइड मतलब कि अपने आप को मार देना, खुद को मार देना, आत्महत्या जिसे बोलते हो, सुसाइड हो गया। होमिसाइड किससे बना है, साइड तो मैंने बता दिया, साइड जो होता है वो किल होता है, और होमी बना है होमोसैपियंस से, होमोसैपियंस ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, तो ह्यूमन को मार देना, है ना, आदमियों को मार देना, मानव को मार देना, आदमियों नहीं मतलब बेसिकली मानव को मार देना, उसे बोलते हैं होमिसाइड। तो होमिसाइड का मैंने मीनिंग बता दिया, सुसाइड का मैंने मीनिंग बता दिया, एनालिसिस का मैंने मीनिंग बता दिया। पोस्टमार्टम इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे होंगे, उनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऐसा वर्ड स्पेल्ड किया गया होगा जो गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया होगा, उसी को फाइंड करना है। कजिन की स्पेलिंग बिल्कुल सही से लिखी गई है, नीस की स्पेलिंग गलत है। बार बार ये वर्ड कई बार पूछा है, अनगिनत बार ये वर्ड पूछा गया है, CHSL में भी पूछा गया है, CGL में भी पूछा गया है। क्या हो जाएगा, NIECE होता है, NIECE। मैंने CE रूल बता दिया है यहाँ पर, मैंने पिछले वीडियोस में मैंने C रूल बताया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो नीस की स्पेलिंग ये होती है, NIECE होता है। नेफ्यू की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, अंकल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। हमने ये करने के तरीके बता दिए हैं, हालांकि हमने अपने क्लास में सीरीज भी चलाई है। एक ऐसा स्टेटमेंट आपको फाइंड करना होता है इन चारों ऑप्शन में से जो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा हो, जो पैसेज का इनिशिएटिव बन रहा हो, यानी एक स्टैंड अलोन सेंटेंस कहा जाता है उसे। आप देख लीजिए क्या यहाँ पर लिखा है, शॉपकीपर बॉय, शॉपकीपर बॉय, शॉपकीपर बॉय, यानी कि बॉय और शॉपकीपर के बीच जो बात हुई उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, बॉय। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, पहले मैं पढ़ता हूँ ए, शॉपकीपर, नॉट एट ऑल, इट इज़ हार्डली अ 2 मिनट वॉक फ्रॉम हेयर, मतलब ये मुश्किल से 2 मिनट की वॉक है यहाँ से। तो ये ऐसा लग रहा है ये तो इनिशिएट नहीं कर रहा है, कुछ और है। बी से पढ़ते हैं, बॉय, कैन यू प्लीज़ शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्या मुझे आप पोस्ट ऑफिस के लिए रास्ता बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो किसने पूछा, बॉय ने पूछा, यानी अब बॉय ने इंट्रोगेट किया है, क्वेश्चन किया है। अगर इसने क्वेश्चन किया तभी तो रिप्लाई आएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन करोगे उसके बाद उसका रिप्लाई आता है। तो बी इज़ गोइंग टू इनिशिएट द पैसेज, है ना, बी इज़ गोइंग टू इनिशिएट द पैसेज। सी वाले कट जाएंगे, डी वाले कट जाएंगे, हमारे पास बी और सी और बी और ए बचा है।
तो अब देखिए बी के बाद ए आएगा, बी के बाद सी आएगा, ये डिपेंड करता है। अब आगे देखते हैं, कैन यू प्लीज़ शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। शॉपकीपर, अब शॉपकीपर ने रिप्लाई किया, शॉपकीपर गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर, यहाँ से सीधे जाओ, एंड टेक अ राइट टर्न, और फिर दाएं मुड़ जाओ। यहाँ से अब किसने बोला, ये शॉपकीपर ने बोला, तो बी के बाद सी आना चाहिए था, बी के बाद सी आएगा। इसके बाद कह रहा है बॉय, फिर लड़के ने क्या, इज़ इट वेरी फॉर फ्रॉम हेयर, वेरी फार ऑफ फ्रॉम हेयर, है ना, इसका मतलब होता है दूर होना। तो क्या ये बहुत दूर है यहाँ से? फिर उसने रिप्लाई दिया, शॉपकीपर ने क्या रिप्लाई दिया, नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं है, इट इज़ हार्डली अ 2 मिनट वॉक फ्रॉम हेयर, ये मुश्किल से 2 मिनट की वॉक है यहाँ से, आप 2 मिनट में ही पहुँच जाओगे वहाँ पर। तो ये उसने रिप्लाई दिया। सो क्या हो जाएगा, BCDA इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में फाइंड करना है, ईडियम की बात की जा रही है यहाँ पर। ईडियम सबसे पहले लिखिए ट्विडल। ट्विडल मीन्स क्या होता है, ट्विडलिंग करना, या ट्विडल मीन्स होता है जब आप किसी ने बोर हो जाओ और बोर बैठे बैठे कुछ घुमाओ, जो ना बोरियत में कुछ घुमाते रहते हो, कभी हाथ पैर ऐसे ऐसे उस टाइप से, उसे बोलते हैं ट्विडल करना। अब ट्विडल वंस थम, ये हमारा ईडियम बन गया इसी से, है ना। बेसिकली ट्विडल ही मीनिंग इसकी होती है, याद रखिएगा। ट्विडल का मतलब होता है बेचैनी या ऊब के कारण कुछ उमेटना या घुमाना, उसे बोलते हैं ट्विडल। तो ट्विडलिंग वंस थम्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा कि फीलिंग बोर्ड, है ना, तुम बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मतलब ऊब गए हो किसी चीज़ को लेकर, बैठे बैठे किसी का इंतजार करते करते ऊब गए हो, बेसिकली ट्रेन के चक्कर में, है ना। जो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, मैं तो एक बार ट्रेन से सफ़र करने गया था, एक बार मतलब अभी जल्दी हाल ही में, और ट्रेन लेट हो गई काफ़ी, अब बैठे बैठे मैं वहाँ पर बहुत ऊब रहा हूँ, इसे बोलते हैं ना ट्विडलिंग वंस थम्स। तो उस समय जो आप हाथ ऐसे ऐसे अंगूठा मोड़ते रहते हो, उसे ही बोलते हैं ट्विडलिंग वंस थम्स। तो इसका मतलब क्या होता है, आप तब करते हो जब आप ये तभी करते हो जब आप बोर हो गए हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और स्पेंड नहीं हो रहा है वो, तो ना बोरियत महसूस हो रही है, तो उसे बोलते हैं ट्विडलिंग वंस थम्स। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, बी बोर्ड और आइडल बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू, है ना, इसका मीनिंग यही हो जाएगी। एक और इसका ईडियम आता है मिलता जुलता, मैंने बताया था ना कि मैं एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट बताता हूँ, और जो पॉइंट दिया गया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर मेरे दिमाग में जो मुझे याद है उनको मैं ज़रूर बताता रहता हूँ, और अच्छा रिवीजन इसीलिए आपका हो जाता है। एक और ईडियम आता है किक, किक वंस हील्स, है ना। किक वंस हील्स का भी मतलब यही होता है जो ट्विडलिंग वंस थम्स का होता है। किक वंस हील्स मतलब ना पैरों में पैर आप नहीं ऐसे फटर फटर मारने लगते हो, उसे बोलते हैं किक वंस हील्स। एक और ईडियम आपका आता रहता है इसका, नॉट लिफ्ट अ फिंगर। ये बहुत ही पुराना ईडियम है, कभी पूछा नहीं गया है, बट दिमाग में आएगा तो ये भी लिख लीजिएगा, नॉट लिफ्ट अ फिंगर, है ना। नॉट लिफ्ट अ फिंगर मतलब एक उंगली भी नहीं उठा रहा है, मतलब एकदम बोरियत टाइप का महसूस कर रहा है उसमें, उस टाइप से। तो ये भी एक ईडियम है, बट ये ईडियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा याद ना करिएगा, एक बार पढ़ लीजिए बस याद रहेगा। किक वंस हील्स ये इंपॉर्टेंट ईडियम है, पास टाइम आइडली उसे बोलते हैं, है ना, वो इंपॉर्टेंट ईडियम था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में फाइंड करना है एंटोनिम। एंटोनिम किसका फाइंड करना है, बारबेरिक। बारबेरिक अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। बारबेरिक मीन्स होता है जो चीज़ क्रूर हो, मतलब ना असभ्य हो, एकदम नृशंस जिसे बोलते हैं, क्रूर, है ना, क्रूर बोल सकते हैं आप, या फिर नृशंस बोल सकते हैं आप, ये सब इसका मीनिंग हो जाएगा। क्रूर, बारबेरिक डेथ मतलब कोई बारबेरिक इंसिडेंट, बारबेरिक एक्ट, इस टाइप से बहुत ही क्रूर, मतलब निर्दयी टाइप का एकदम। तो इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, जरा वो देख लेते हैं पहले। बारबेरिक का सिनोनिम जो हो जाएगा, एक वर्ड आपने सुन रखा होगा बेस्टियल, है ना। अब बेस्टियल वर्ड देख लीजिएगा, ये पॉजिटिव लगता है बट ये नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि बारबेरिक कंप्लीटली नेगेटिव वर्ड है ना, कंप्लीट नेगेटिव वर्ड है, कहीं से ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है। बारबेरिक का मतलब होता है ना क्रूर, असभ्य टाइप का, तो नेगेटिव है बारबेरिक। और बेस्टियल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बेस्टियल की स्पेलिंग BESTIAL होता है, बेस्टियल, ध्यान दीजिएगा। सेवेज आपने वर्ड सुन रखा होगा, सेवेज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। आपने रूदलेस वर्ड सुन रखा होगा, है ना, रूदलेस, रूदलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। आपने मर्सिलेस आपने सुन रखा होगा, मर्सिलेस, मर्सिलेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। हीनस आपने वर्ड सुन ही रखा होगा, बहुत ही पुराना वर्ड है, हीनस, हीनस वर्ड हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। बारबेरस इसी से, बारबेरिक से बना है बारबेरस, तो वो वर्ड आप सुन लीजिएगा। एट्रोसियस इसका भी सिनोनिम हो जाएगा। रिमोर्सलेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब कोई पछतावा नहीं है कि उस एक्ट को करने से, है ना। रिमोर्सलेस, रिमोर्सलेस लेस, है ना, रिमोर्सलेस हो जाएगा। तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बहुत सारे सिनोनिम मैंने बता दिए हैं। देखिए इनह्यूमन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसका,
बारबेरिक का इनह्यूमन, ह्यूमन मीन्स होता है ना मानवता, और उसके पहले इन लगा दिया तो अमानवीय हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है इनह्यूमैन, है ना, इनह्यूमैन, यानी कि HUMANE वाला, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनह्यूमैन लगाएंगे तब, और ह्यूमैन मीन्स होता है मानवतावादी, उसके पहले इन लगा देते हैं, इन आपको पता है ना कॉन्ट्रास्ट दिखा देता है। तो इनह्यूमैन मतलब कि इसका बारबेरिक का सिनोनिम हो जाएगा। क्रूअल भी बारबेरिक का सिनोनिम है, ब्रूटल भी बारबेरिक का सिनोनिम है। सो ऑप्शन नंबर डी आपके पास बचा है। देखिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में, अगर आपको मान चलो ये बारबेरिक वर्ड आपको मीनिंग नहीं पता है और ये 3 वर्ड की मीनिंग तो आपको पता है, इनह्यूमैन, क्रूअल, ब्रूटल, तो अब आपको लगा है कि यहाँ पर एंटोनिम फाइंड किया गया है और ये तीनों वर्ड एक जैसे हैं, तो जाहिर सी बात इनमें से तो कोई आंसर नहीं होने वाला है। तो अब आपको देखो इसका भी आंसर नहीं पता था और इसका भी आंसर नहीं पता है, बट आपको 3 के आंसर ही पता था। तो 3 के आंसर पता था तो आपको पता है कि ये 3 तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के एक ही जैसे हैं। अगर एक ही जैसे हैं तो तीनों आंसर तो नहीं हो सकते हैं। तो जो आंसर बचा, जो ऑप्शन बचा वही उसका आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है करने का जब आपको वकैब नहीं आ रही हो, क्योंकि वकैब अथाह है, ध्यान दीजिएगा। आप बहुत पढ़िए फिर भी आप नहीं कमिट नहीं कर सकते हैं कि मुझे आ ही जाएगी वकैब, क्योंकि वकैब अनलिमिटेड है ना, नई वकैब आ जाएगी, बहुत सारी नई वकैब हैं। तो पढ़ते रहिए, बट हाँ जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे वही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये एक तरीका है, ये भी आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है एरर। क्या किसी सेंटेंस में एरर है, किसी पार्ट में एरर है, ये हमें फाइंड करना है। लिखा है ऑल दोज स्टूडेंट्स, ऑल दोज स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है। अगर लिखा होता दोज ऑल स्टूडेंट्स तो गलत हो जाता। ऑल दोज स्टूडेंट्स, अब देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, स्टूडेंट्स है, इसलिए इसका जो वर्ब आएगी क्या हो जाएगी, आर। तो अब आर लिखा है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लूरल है उसका एंटीसीडेंट। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले, प्ले यहाँ पर नाउन है क्योंकि नाउन के पहले आर्टिकल आया इसलिए नाउन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन, अब ध्यान दीजिएगा हैव बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, और बीन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस में दे रखा है सेंटेंस। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। उन सारे स्टूडेंट्स को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्ले में क्या किया गया है, नोटिफाई किया गया। अब देखिए हैव बीन के बाद यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या होता है, मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी की फॉर्म इज, एम आर, वाज, वर, बी, बीन, ये सब होती है ना। तो इनके बाद अगर ये पैसिव वॉइस है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्या नोटिफाई थर्ड फॉर्म में है, नहीं है, नोटिफाई तो फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसे कराओ आप थर्ड फॉर्म में, और नोटिफाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोटिफाइड हो जाएगी, है ना। तो इसी पार्ट में एरर हो जाएगी। कितना आसान है, नोटिफाइड करना पड़ेगा आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी पैसिव वॉइस में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म नोटिफाइड किया गया है, किया जा चुका है ना। टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM, तो ये उनको नोटिफाइड किया जा चुका है और नोटिफाई करने वाला कोई दूसरा होगा, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। पैसिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हैज़, हैव, बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव सही है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो किस पार्ट में एरर है बताना है, इस पार्ट में एरर है, ध्यान दीजिएगा। एरर तो मैंने बताया नहीं, इस पार्ट में एरर है, सेकंड वाले में। यहाँ पर नोटिफाई की जगह क्या हो जाएगा, नोटिफाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है एंटोनिम। किसका एंटोनिम फाइंड करना है, डिलाइट का। व्हाट डू यू मीन बाय डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है ना बहुत ही प्रसन्नता। अब देखो डिलाइट अपने आप में नाउन भी है और अपने आप में वर्ब भी है। अगर नाउन होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आनंद जिसे बोलते हो ना, आनंद, आनंद, प्रसन्नता हो जाएगी। और अगर वर्ब बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, आनंदित करना, है ना, आनंदित करना हो जाएगा, तो ये वर्ब बन जाएगी। तो डिलाइट वर्ब भी बनती है और डिलाइट नाउन भी बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना। तो सबसे पहले जॉय देख लीजिए, जॉय इसका सिनोनिम है, ग्ली इसका सिनोनिम है, जॉय हो गया, प्लेजर इसका सिनोनिम हो गया। ये सब लोकल वर्ड हैं, सभी के सभी आपको आते होंगे। कुछ नए वर्ड देख लीजिए, कुछ अच्छे वर्ड देख लीजिए, जैसे कैप्टिवेट आ जाए, कैप्टिवेट, है ना, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्लाइडन वर्ड आपने सुन रखा है क्या, ग्लाइडन, है ना, ग्लाइडन, ग्लाइडन इसका सिनोनिम हो जाएगा। अम्यूज वर्ड आपने सुन रखा होगा, अम्यूज, अम्यूज इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक ईडियम बड़ा अच्छा है, ये जरूर रखिएगा, टेक, टेक समवंस, समवंस, ब्रीद, BREATH, ब्रीद अवे, है ना,
ये मीनिंग ऐसा ऐसा ये लग रहा है ईडियम की ये नेगेटिव मीनिंग देगा, किसी की सांसें दूर कर देना, बट ये मीनिंग बड़ा ही पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना तो कहते नहीं उसकी एकदम मतलब इतना ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा खुश है कि एकदम लग रहा है कि सांसें थम जाएंगी, इस टाइप से। तो ये मीनिंग ऐसा देता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है, याद रखिएगा। पूछा गया है इलेशन वर्ड आपने सुन रखा होगा, इलेशन, इलेशन भी इसका सिनोनिम हो जाता है। इलेशन बोलूँ या यूफोरिया बोलूँ, यूफोरिया भी आपने वर्ड सुन रखा होगा, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, यूफोरिया जिसे बोलते हैं, यूफोरिया। सो ऑप्शन मैंने बता ही दिया। अब इसका हमें फाइंड करना था एंटोनिम। अब डिलाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सॉरो, बहुत ज़्यादा दुख होना। तो सॉरो इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है एरर। ध्यान दीजिएगा, कोई क्या किसी पार्ट में एरर है, ये फाइंड करना है। आफ्टर इंटरिंग द टाउन, ध्यान दीजिएगा, इंटर के साथ प्रीपोजिशन हम नहीं लगाते हैं अगर हमें किसी प्लेस पे इंटर करना हो तो। जैसे मैं कहूँ कि आई इंटर द रूम, आई इंटर इनटू द रूम नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि रूम एक प्लेस है, वहाँ पर स्थान है, उस पर एंटर करेंगे तो वहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। आई मेक एन एंट्री इनटू द रूम, ये सही हो जाएगा, क्योंकि एंट्री यहाँ पर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर इंटर अगर वर्ब बन रही होगी और वो वर्ब बन रही होगी, साथ ही साथ वो किसी स्थान पर प्रवेश आप कर रहे होंगे तो वहाँ पर इंटू नहीं लगाएंगे। बट इसी इंटर के साथ इंटू लग जाता है जब आपको कहीं समझौता किया जा रहा हो, जैसे दो देश किसी एग्रीमेंट में इंटर कर रहे होंगे तो वहाँ पर इंटर इंटू लग जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो स्थान विशेष पर नहीं इंटर कर रहे हैं, वो एक समझौते के मुद्दे पर आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लगा देते हैं। तो ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कि कन्फ्यूज़न मत दिमाग में रखिएगा कि इंटर के साथ कहीं लग भी रहा है कहीं नहीं लग भी रहा है। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करते चल रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं भी आप देखे होंगे इनका सोल्यूशन, बट यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा और अच्छा मिलेगा, अच्छा रिविज़न आपका होगा। आफ्टर एंटरिंग द टाउन, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न, गो स्ट्रेट सीधे जाओ एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल, है ना, ये बात की जा रही है। देखो यहाँ पर शार्पेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है। क्या सुपरलेटिव डिग्री के पहले कभी आर्टिकल ए आता है? नहीं आता है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द आर्टिकल आता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस आर्टिकल ए को हटाकर यहाँ पर आर्टिकल द लगा दो, है ना, तभी बात बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि शार्पेस्ट को आप पॉजिटिव डिग्री बना दो, आ शार्प बना दो, है ना, तभी बात मीनिंग सही हो जाएगी, तभी मीनिंग सही हो जाएगी। अ शार्प टर्न बोलते नहीं है, शार्प टर्न, एकदम बढ़िया, तो दोनों मीनिंग सही हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर एरर फाइंड करना था। हालांकि अगर ये पार्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता तो मैं आ शार्प के साथ जाता। सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत यहाँ पर नहीं दिख रही है कोई, ऐसा नहीं है। शार्प मतलब बोलते नहीं कि शार्पेस्ट टर्न, ऐसा कौन सा मतलब होता है, द शार्पेस्ट टर्न। बट अगर इंप्रूवमेंट में आता तो, लेकिन इंप्रूवमेंट में नहीं है, ये एरर में है, और एरर हमें फाइंड करना है तो किस पार्ट में है? इसी पार्ट में एरर है ना, थर्ड पार्ट में एरर है। यानी कि इसमें देखें तो फर्स्ट पार्ट में जहाँ पर लिखा है ना टेक अ शार्पेस्ट टर्न की जगह पर क्या लिख देंगे? टेक द शार्पेस्ट टर्न या फिर टेक अ शार्प टर्न, दोनों सही हो जाएंगे। शार्प हमारी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, है ना, समझिएगा। और आर्टिकल ए जो आते हैं ये टर्न के लिए आता है, आया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा दोनों तरीके से, कैसे भी आप सही कर सकते हैं। बाकी किसी पार्ट में एरर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में फाइंड करना सेंटेंस अरेंजमेंट का है। एक ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करो जो पैसेज को स्टार्ट कर रहा हो, इनिशिएट कर रहा हो। देखिए, राम इंट्रोड्यूस्ड श्याम टू एवरीवन एंड देन सर्व्ड स्नैक्स टू देम। अब देखिए, राम ने श्याम का इंट्रोडक्शन दिया हर किसी के लिए, है ना, मतलब कोई जहाँ पर सभी लोग थे उनका इंट्रोडक्शन किसका नहीं दिया? राम ने श्याम का इंट्रोडक्शन दिया, यानी राम ने श्याम को इंट्रोड्यूस कराया। तो अब लिखा है आफ्टर ही कट द केक, यहाँ पर भी मीनिंग नहीं आ रही है, तो बात कही जा रही है किसी और चीज़ के लिए। व्हेन श्याम रीच्ड हिज हाउस, ध्यान दीजिएगा, हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड। अब उससे पहले देखिए, राम इन्वाइटेड हिज फ्रेंड श्याम ऑन हिज बर्थडे। राम ने अपने बर्थडे पर अपने फ्रेंड श्याम को इनवाइट किया। सो यानी ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ए वाले खत्म हो जाएंगे। अब डी के बाद बी आएगा, डी के बाद सी आइए। जरा देखिए, राम ने श्याम को इनवाइट किया, लेकिन जब श्याम वहाँ पर पहुँचा तो श्याम को पता चला कि उनके क्लासमेट हैं वो पहले ही से आ गए थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसे लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये वाला काम पहले हुआ होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टाइम्स यानी पास्ट ऑफ द पास्ट, तो ये काम पास्ट से पहले हुआ होगा, यानी उनके जो क्लासमेट्स थे वो श्याम से पहले आ गए थे। सो क्या हो जाएगा? डी के बाद सी हो जाएगा। डी के बाद सी, डी सी पेयर किस में है देख लीजिए। डी सी पेयर इसमें है नहीं, इसमें है आंसर नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एकदम छोटा है, मैं टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
जहाँ मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं तो मैं उस पर टाइम स्पेंड करूँगा, अदरवाइज टाइम ज़्यादा स्पेंड करना कोई मतलब बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू मी इट वॉज रेनिंग ऑल डे, इट वॉज रेनिंग ऑल डे। ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो हमारा बनता है वो नरेशन, वो किस में बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या हो जाएगी? हैड बीन रेनिंग, हैड बीन डूइंग, हैड बीन आईएनजी, है ना, इस टाइप से। तो ही टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो इन पे आप टाइम नहीं स्पेंड करोगे, है ना। विद इन 2 या 3 सेकेंड में आपके ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती हैं, जो आपके नरेशन होते हैं, जो एक्टिव पैसिव हो जाते हैं, ये सब हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन में बात करता हूँ। अब देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड लिखा ही टोल्ड मी इट इज़ रेनिंग, इन्होंने तो प्रेजेंट बना दिया, उसका उल्टा कर दिया। ही टोल्ड मी इट वॉज रेनिंग, इन्होंने चेंज ही नहीं किया। ही टोल्ड मी इट हैज़ बीन रेनिंग, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, जो कि सब इलॉजिकल है ना, कोई भी सही नहीं है इसमें। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम फाइंड करना है, ईडीएम की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, कोई बताइएगा? आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है ना, अचानक से कोई चीज़ आ गिरना, अचानक से कोई चीज़ आ जाना, एकाएक जैसे बोलते हो, अप्रत्याशित जैसे बोलते हो ना, एकाएक बोलते होते हो अपना, एकाएक, एकाएक, है ना, कोई चीज़ एकाएक आ जाए उसे बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, ध्यान दीजिएगा, मतलब समथिंग हैपन आउट ऑफ द ब्लू, इट इज़ completely unexpected. If something happens out of the blue, it is completely unexpected, आप बोल सकते हो ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? completely unexpectedly, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत ही आसान है। इससे मिलता जुलता एक और ईडियम है, हालांकि ये बेसिकली किसी इंसिडेंट के लिए आता है, और जो अभी एक और ईडियम बताएंगे वो हम यूज करते हैं किसी पर्सन के लिए, जब वो कोई पर्सन दिखता तो ऐसा हो बट अचानक से उसके रिजल्ट जो आए वो कुछ और तरीके से आ जाएं। जैसे मैं बोलता हूँ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए इस ब्लू को लेकर मैं कितने ईडियम बताऊंगा, आप जरा समझिएगा, सबका रिवीजन कर लीजिएगा। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का भी मतलब वही होता है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, है ना, मतलब बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं थी, अचानक से एकदम हो गया, वो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू उसे भी बोलते हैं। ये ईडियम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। एक और ईडियम है आता है, अगर देख लीजिए ब्लू को लेकर, जैसे मैं बोलूँ फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग ब्लू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई एम फीलिंग या फील ब्लू, फील ब्लू का मतलब क्या होता है बताइए जरा? इसका मतलब होता है फीलिंग सैड, है ना। फील ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा? फीलिंग ब्लू का मतलब हो जाएगा फील सैड, है ना, सैड हो जाओ आप, डिप्रेस्ड में हो, है ना, फीलिंग डिप्रेस्ड इस टाइप से। या फीलिंग डाउन, जैसे फीलिंग डाउन बोलते हैं ना, फीलिंग क्या फील कर रहे हो आप? डाउन फील कर रहे हो, है ना, डाउन, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? फील ब्लू, फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग ब्लू। इसका मतलब क्या है? अगर आप ये इडियम यूज कर दो डेली रोज़मर्रा की लाइफ में यूज किया करो। अगर आप जब कभी नहीं ठीक होते हो, ऐसा कुछ लगता है कि मुझे थोड़ा सा मैं लग रहा है, मुझे फीवर और कुछ हल्का सा है, तो कैसे बोल सकते हो? आई एम फीलिंग डाउन या फिर आई एम फीलिंग ब्लू। तो आई एम फीलिंग ब्लू अगर सामने वाला को पता है आई एम फीलिंग ब्लू का मतलब क्या होता है तो वो समझ जाएगा, नहीं तो फिर मीनिंग बताना पड़ेगा आपको। तो आई एम फीलिंग ब्लू का मतलब हो जाएगा आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, इस टाइप से। तो ब्लू का मैंने बता दिया। वंस इन अ ब्लू मून एक वर्ड होता है, एक ईडियम होता है, वंस इन अ ब्लू मून। ये तो ऐसा कौन है जो ईडियम ये नहीं पता होगा? इसका मतलब क्या होता है? ईद का चांद, जो आपने सुन रखा है ना, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? ईद का चांद हो जाना, है ना, यानी कि बहुत ही रेयरली, वेरी रेयरली जैसे बोलते हैं, वेरी रेयरली, बहुत ही जो बिरले जैसे बोलते हैं, बहुत ही जो बिरले, या ईद का चांद हो जाना, बोलते नहीं तुम तो ईद के चांद हो गए, वंस इन अ ब्लू मून उसका मीनिंग हो जाता है। ब्लू ब्लड एक वर्ड आता है, हैव ब्लू ब्लड, है ना, हैव ब्लू ब्लड। ये ईडियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर किसी के लिए आप यूज कर रहे हो कि वो ब्लू ब्लड है, इसका मतलब है वो बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ही अपर क्लास से बिलोंग करता है। अपर क्लास का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। तो मैंने बहुत सारे ईडियम बता दिए हैं। एक और ईडियम मुझे याद आ रहा है, टॉक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईडियम है, टॉक आ ब्लू स्टिक, है ना, टॉक अ ब्लू स्टिक, STREAK, स्टिक। इसका मतलब क्या होता है? कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है इतनी तेज़ आप बात करते हो कि सीधे कोई बिना स्टॉप किए आप बड़बड़ 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 करके बातें करते चले जाओ, उसे बोलते हैं टॉक अ ब्लू स्टिक, यानी कि टू टॉक क्विकली। इसकी मीनिंग में लिख देता हूँ आगे, क्या हो जाएगा? टू टॉक क्विकली, टू टॉक क्विकली, है ना, एंड विदाउट
स्टॉपिंग, है ना, विदाउट स्टॉपिंग। तो ये किसकी मीनिंग मैंने लिखी है, इसे मीनिंग लिखी है मैंने टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, है ना, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। तो ये बहुत सारे मैंने मीनिंग बता दिए हैं। ब्लू आइड बॉय आपने सुन रखा होगा, ब्लू आइड बॉय, है ना, ब्लू आइड EYED आइड बॉय। अब यहाँ पर चाहे बॉय लिखो और चाहे मैन लिखो, है ना, मतलब कि बहुत ही जो दुलारा हो, बहुत ही प्यारा हो, बहुत ही फेवरेट हो, उसे बोलते हैं ना ब्लू आइड बॉय या ब्लू आइड मैन, इस टाइप से। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे मैंने इडियम बता दिए जो जो मुझे याद आ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना है सिनोनिम। किसका सिनोनिम फाइंड करना है? एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना, है ना, संयम में रखना। कहते हैं अपने आप को संयम में रखो। एब्स्टेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परहेज करते हो तो किसी चीज़ से करोगे ना, तो एब्स्टेन फ्रॉम समथिंग, इस टाइप से परहेज करना इसे बोलते हैं, या फिर अपने आप को संयम में रखना, है ना, संयम में रखना, तो उसे भी बोलते हैं, है ना, संयम में रखना, परहेज करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, और उसका हमें सिनोनिम फाइंड करना है। परहेज करने का मतलब अगर लिटरल मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब है किसी चीज़ से किसी को, मतलब किसी चीज़ से अपने आप को दूर रखना, उसे बोलते हैं परहेज करना, है ना, संयम में रखना है, बोलते हैं संयम रखो इस चीज़ से, है ना, तो परहेज करो, इस चीज़ को ना खाओ। अगर डॉक्टर ने बोला है कि इस चीज़ को मत खाना, नहीं तो फिर ये जो आपका कोई चीज़ ऐसी है जो बीमारी वगैरह वो फिर से हो जाएगी, तो वो आप उसे बोलते हैं ना कि परहेज करो, ऐसा, है ना। और एक प्रोवर्ब भी होती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने वर्ड प्रोवर्ब सुन रखी होगी। तो अब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना, अपने आप को संयम में रखना। तो इसका मीनिंग हमें पता है, और अब इसका हम सिनोनिम देख रहे हैं। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। रिफ्रेन हो जाएगा, रिफ्रेन भी मतलब वही होता है से बाज आना, किसी चीज़ से बाज आना, यानी किसी चीज़ से करने से बाज आना, तो परहेज करना ही तो मीनिंग है। रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, याद रखिएगा, रिफ्रेन फ्रॉम, ध्यान रखेंगे इस सब वर्ड्स को जो मैं बता रहा हूँ। अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, इन सब का मतलब एक ही होता है, परहेज करना। और देख लेते हैं वर्ड। प्रपोज का मतलब क्या होता है? प्रपोज का मतलब तो प्रस्ताव करना होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, तो बाकी मीनिंग तो आपको पता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम दैट इज सिंपली कॉल्ड एंकर, उसे एंकर बोलते हैं। एंकर के बारे में आपको पता ही है। ऐसी एंकर की एक और मीनिंग होती है जहाँ पर आप शिप या फिर बोट्स को बांध कर रखते हैं, उसे भी बोलते हैं एंकर, है ना, बेड़ा जैसे बोलते हो, तो वहाँ भी उसे भी एंकर बोला जाता है। और एक एंकर ये होता है नाउन के लिए, जो टेलीग्राम प्रोग्राम ये सब करते हैं, टेलीविज़न के प्रोग्राम में करते हैं या रेडियो एंकरिंग करते हैं, उसे बोलते हैं आरजे जैसे बोलते हो आप, है ना, तो एंकर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एक्टर, कॉमेडियन और कोरियोग्राफर क्या होते हैं, सभी आपको पता है, कुछ ज़्यादा चर्चा करने लायक इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना है सेंटेंस का एक्टिव वॉइस, और अच्छा इसका मतलब पैसिव वॉइस में दे रखा है, और हमें फाइंड करना है एक्टिव वॉइस। आई वॉज गिवन, अब देखिए वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पैसिव वॉइस में, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव वॉइस में, तो आप बताओगे कि वॉज और वर होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, और प्लूरल है तो वर हो जाएगा। ये बात आप बता दोगे उसे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको पता ही चल गया कि ये जो टेंस होना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होती है पैसिव वॉइस में। तो अब देख लीजिए किसमें लिखा, आई वॉज गिवन अ रोबोट बाई हिम, रोबोट यानी गिवन डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ध्यान दीजिएगा, डाई ट्रांसिटिव वर्ब कहने का मतलब है वो वर्ब जो डबल ऑब्जेक्ट लेती है। अगर कोई वर्ब डबल ऑब्जेक्ट लेती है तो मेंस के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, उसके पैसिव भी दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, और उस सेंटेंस को भी फ्रेम दो तरीके से किया जा सकता है। जैसे इसी सेंटेंस को मैं फ्रेम कर सकता हूँ, एक ये तरीका है जो लिखा है यहाँ पर, ये एक तरीका है, ही गेव मी अ रोबोट। अब इसी ध्यान दीजिएगा, इसका अगर मैं पार्सिंग कर दूँ, ही सब्जेक्ट हो गया, गेव मेन वर्ब हो गई, गेव हुम ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, गेव व्हाट आ रोबोट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब ये तरीका है, ये है कि पहले आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिया, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिया, ये भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दो, ही गिव अ रोबोट टू मी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ही गिव अ रोबोट टू मी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसका भी पैसिव अलग तरीके से बनेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनको दो तरीके से लिखा जा सकता है, तो दो तरीके से उनका पैसिव भी बनाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट्स को, मेंस में पूछे जाते हैं, प्री के नहीं। प्री में तो यही आता है जो यहाँ पर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है,
क्योंकि ए में लिखा अ रोबोट बाय हिम वॉज, अरे तो पता नहीं क्या लिखा है, सब गलती रहेगा। अ रोबोट बाय हिम वॉज गिवन टू मी, सब कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। लिखा है द न्यूज़ आर ट्रू। ओहो, द न्यूज़ हमें पता है, न्यूज़ जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, और जो नाउन अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी का होता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। कि आप उसे काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जैसे मिल्क है, मिल्क को क्या काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। वाटर है, काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो न्यूज़ है अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अब वो इन्फॉर्मेशन से नहीं होती है क्योंकि वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में आती है। तो न्यूज़ जो है हमारा यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप इसे प्लूरल बनाना चाह रहे हो कि वो मैंने बहुत सारी न्यूज़ दी है, तो वहाँ पर लगा सकते हो मेनी आर्टिकल्स ऑफ न्यूज़, मेनी आर्टिकल्स ऑफ न्यूज़, इस टाइप से उसका प्लूरल आप शो कर सकते हो। बट न्यूज़ को प्लूरल नहीं बनाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। न्यूज़ जो है वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है। अनकाउंटेबल कैटेगरी के जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि उनका प्लूरल कर ही नहीं सकते हम, तो वो सिंगुलर ही माने जाते हैं। तो अगर न्यूज़ हमारा अनकाउंटेबल कैटेगरी का है और सिंगुलर कैटेगरी में माना जाता है, तो फिर यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा न्यूज़ है। तो यहाँ पर वो आर ना होकर क्या हो जाना चाहिए, इज होना चाहिए। अच्छा, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। बी की फॉर्म जब लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती है तो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो ट्रू यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है एडजेक्टिव और या नाउन भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बता चुका हूँ क्लास में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इतना आसान भी पेपर आता है, इतना आसान भी पेपर आता है, मतलब मैंने कहा ना इतना आसान आ सकता है क्या। हाँ बिल्कुल आ सकता है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, बड़ा फटाफट आंसर कर जाओगे, इसी में आप आगे बढ़ जाओगे, नंबर पा जाओगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड करना है, फिलर की बात कर रही है यहाँ पर। फिलर लिखना है, लिखा है इट वॉज डैश, इट वॉज डैश टू एवरी वन प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा, एवरी वन प्रेजेंट, प्रेजेंट यहाँ पर यूज किया गया है, प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। तो इट वॉज डैश टू एवरी वन प्रेजेंट दैट द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव। ये सभी को स्पष्ट था। अब देखिए क्या था यहाँ पर, ये लिखा है इट वॉज डैश टू एवरी वन प्रेजेंट, जो वहाँ पर मौजूद थे। अब उनके लिए पॉइंट क्या था, दैट द कि द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव, कि पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इफ़ इमीडिएट हेल्प वॉज नॉट रिसीव्ड, अगर तुरंत तत्काल हेल्प ना रिसीव की जाए तो, अगर तत्काल हेल्प नहीं रिसीव की गई तो पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता। ये बात सभी को पता थी, हिडन नहीं था, छुपा नहीं था, हिडन नहीं थी। अननोटिस्ड मतलब क्या, संज्ञान में नहीं लिया गया था, ऐसा नहीं है, संज्ञान में था सभी को, सबको पता थी ये बातें। तो अननोटिस्ड भी नहीं होगा, हिडन भी नहीं होगा, है ना। समझिएगा कैसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शंस को। और लिखा है यहाँ पर अनसीन, क्या अनसीन अनदेखा भी था, ऐसा नहीं है, सभी को पता था, ये चीज़ें क्लियर थी, अपैरेंट थी, है ना। ये अपैरेंट था, ध्यान दीजिएगा। और अपैरेंट के साथ प्रीपोजिशन टू आता है भी, याद रखिएगा, अपैरेंट टू। तो इट वॉज अपैरेंट टू मी, इस टाइप से बोलते हैं नहीं, इट वॉज अपैरेंट टू एवरीवन, ये हर किसी के लिए स्पष्ट था, हर किसी को ये बात पता था जो भी वहाँ पर मौजूद थे। एवरीवन प्रेजेंट लिखा है ना, एवरीवन प्रेजेंट, जो वहाँ पर मौजूद थे। दैट कि द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव, कि पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। इफ़ इमीडिएट हेल्प वॉज नॉट रिसीव्ड, अगर तुरंत तत्काल हेल्प नहीं रिसीव की जाती तो ये बात सभी को पता थी कि अगर नहीं रिसीव की जाएगी तत्काल हेल्प तो पेशेंट को सर्वाइव नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा पाएगा। तो ये पॉइंट सभी को क्या थी, अपैरेंट थी, क्लियर था ये पॉइंट सभी को। ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड करना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, इनमें से एक ऐसा वर्ड फाइंड करना पड़ता है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। पहले देखते हैं लास्ट से। प्लेफुल का मतलब क्या होता है, प्लेफुल का मतलब होता है ना बहुत ही चेयरफुल, है ना, थोड़ा सा अलग सेंस में यूज किया जाता है। बेसिकली एक्टर और एक्ट्रेस में जब मूवी के सेंस में यूज करते हैं वहाँ पर प्लेफुल। एक और प्लेफुल का मतलब होता है बहुत ही यही मीनिंग होता है मेरे हिसाब से, चेयरफुल ही होता है उसका। प्लॉव का मतलब क्या होता है, इसे प्लॉफ नहीं बोलेंगे, इसे प्लॉव बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पी, है ना, LLO, प्लाव बोलते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा। प्लाव मन से ध्यान दीजिएगा, प्लाव के 2 मीनिंग होते हैं। अब प्लाव का मतलब एक तो नाउन बनेगा तो इसका मतलब होता है हल, हल जो ही हम किसान यूज करते हैं, किसान भाई यूज करते हैं, उसे हल बोलते हैं, है ना, हल खेतों में जो चलाते हैं। और दूसरा अगर ये वर्ब बन रहा होगा तो इसका मतलब हो जाएगा हल चलाना या खेती किसानी करना, उसे भी बोलते हैं क्या, प्लाव। तो प्लाव का मैंने मीनिंग बता दिया यहाँ पर।
प्लेजराइज का मतलब होता है साहित्यिक चोरी करना, है ना, किसी के लेख को चुरा लेना। जैसे तेरे नाम मूवी बनी थी तो बता रहे थे कि ये मूवी जो है चुरा ली गई थी किसी की, चेतन भगत की शायद चुराई हुई, मतलब चेतन भगत से चुरा लिया था किसी ने, उनकी ये थी, ऐसा माना जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा माना जाता है कि वो चुरा ली गई थी। तो साहित्यिक चोरी करना उसे प्लेजराइज बोलते हैं। प्लेजराइज यहाँ पर वर्ब है, और अगर इसका आप नाउन बनाना चाह रहे हो तो क्या बोलेंगे उसे, प्लेजराइज्म, है ना, प्लेजरिज्म जिसे बोलते हैं, सॉरी राइज्म नहीं, रिज्म, प्लेजरिज्म। मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लेजरिज्म, है ना, इसे बोलते हैं, ये नाउन हो जाएगा। तो प्लेजराइज वर्ब है। अब देखो यहाँ पर लिखा है प्ले राइट, जो ऑप्शन नंबर लिखा है एग्जैक्टली ये सही है, बट ये सही कब हो सकता था, जब प्ले और राइट को अलग अलग कर देते। प्ले राइट को अलग अलग कर देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा समझ लीजिए। तब उसका मतलब हो जाएगा कि वो जो आपने एक्ट किया है, कोई ऐसा आपके पास अधिकार मिल गया उस एक्ट को करने के लिए, बोलते हैं ना ये प्ले राइट है ना, उस प्ले को करने का अधिकार मिल गया तो उसे प्ले राइट बोलते हैं। बेसिकली बहुत ही रेयर केस में यूज किया जाता है। एग्जैक्ट वर्ड जो यहाँ पर प्ले राइट का होना चाहिए वो होना चाहिए था, जैसे बोलते हैं आप स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर को क्या बोलते हैं, प्ले राइट, है ना, WRI हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, है ना। ये वर्ड नया हो सकता है आपके लिए, प्ले राइट, इसका मतलब होता है ना राइटर एंड क्रिएटर ऑफ जो प्लेस को क्रिएट करता है, या फिर वही उसे बोलते हैं लेखक जैसे बोल सकते हो, या फिर स्क्रिप्ट राइटर जैसे बोलते हो कि ये स्क्रिप्ट राइटर है हमारी, तो लेखक हो जाएगा, स्क्रिप्ट राइटर हो जाएगा, वो सब प्ले राइट होते हैं। तो प्ले राइट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PLAYWRIGHT हो जाएगा, समझिएगा। इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड करना है सिनोनिम, किसका सिनोनिम फाइंड करना है, कैडेंस का। व्हाट डू यू मीन बाय कैडेंस, बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है। कैडेंस मीन्स होती है ताल, जैसे बोलते हो, कौन सा ताल, वो वाला ताल नहीं जो गाँव में ताल तलैया होती है, ताल मतलब कि सुर और ताल जो आप बोलते हो ना, लय जैसे बोलते हो, वो ताल बोलते हैं ना। तो कैडेंस मीन्स होती है ताल। ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या क्या बताता हूँ हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्या सब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सी पॉसिबल मीनिंग हो सकती हैं, कब पूछा जाता है, कब पूछा, किस एग्जाम में पूछा गया, ये सब मैं बताता रहता हूँ। तो कैडेंस मतलब समझिएगा, मैंने क्या बताया, ताल यानी कि रिदम जिसे बोलते हो। रिदम की स्पेलिंग कई बार पूछी गई है एग्जाम में स्पेलिंग एरर में, तो इसे याद रखिएगा। रिदम ध्यान देंगे, रिदम है, रिदम मतलब क्या होता है, लय जैसे बोलते हो। टेम्पो वर्ड आपने सुन रखा होगा, टेम्पो बेसिकली इसका सिनोनिम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। मॉड्यूलेशन आपने वर्ड सुन रखा होगा, मॉड्यूलेशन को कैसे बोलते हैं, जैसे ऐसे कोई चीज़ ऐसे ऐसे करें, मॉड्यूलेट करें ना, उसे मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। रिदम इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हैबिट का मीनिंग पता है, प्लेजर का मतलब मीनिंग पता है, फ्रेशनेस की भी मीनिंग पता है आपको, तरोताजगी होना उसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड करना है अप्रोप्रिएट फिलर। क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट्स, अब ध्यान दीजिएगा, क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट्स की बात की जा रही है, यानी टूरिस्ट की जो भीड़ है अक्रॉस द स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स होता है चौराहा, है ना, जैसे चारों तरफ बिल्डिंग है, बीच में जो स्थान होता है उसे बोलते हैं चौराहा, इसको अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग, मतलब ये ऐसा सेंस आ रहा है, ऐसा सेंस आ रहा है कि जो टूरिस्ट की भीड़ थी वो चौराहे पर पूरा दिन बनी रही, पूरा दिन बनी रही। जैसे अभी कोई चीज़ आया ना, जैसे आज होली है, तो इस टाइप से लेकर अगर मान लो कि कल जो कलर खेला जाएगा वो पूरी भीड़ बनी रहेगी चौराहे पर, रोडों पर, उस टाइप से बोल सकते हैं। तो टूरिस्ट की यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है। तो क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट डैश अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग, मीनिंग तो यही आ रही है। तो रेक्टिफाइड का मतलब होता है सुधार करना, जैसे सोचते हैं संशोधित करना, करेक्ट करना। तो यहाँ पर टूरिस्ट और करेक्ट का कोई आंसर ही नहीं मैच कर रहा है ना, तो ये तो वैसे हो जाएगा। प्रॉडेड का मतलब क्या होता है, प्रॉड वर्ड आपने सुन रखा है, PROD, प्रॉड का मतलब होता है बेसिकली क्या बोल सकते हैं आप, पोक करना। आपने पोक वर्ड सुन रखा है ना, पोक करते हो आप फेसबुक पर, है ना, पोक करना, किसी का बोलते नहीं उंगली करना, जैब करना, जैब, है ना, GAB, जैब, जैब भी हो जाएगा पोक करना, इसे पोक करना, जैब करना। या नज वर्ड आपने सुन रखा होगा, NUDGE, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे किसके, प्रोडक्ट के मैं सिनोनिम बता रहा हूँ। एक और वर्ड आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SHOV, शो, शो इसे बोलते हैं शो, ध्यान दीजिएगा। और कैसे यूज करेंगे, बोलते नहीं प्लीज़ डोंट शो मी, है ना, प्लीज़ डोंट शो मी। अगर किसी को पता होगा तो मीनिंग समझ जाएगा, नहीं तो शो के कोई और मीनिंग वो समझने लगेगा, समझिएगा। यही होती है अच्छी वोकैब की नॉलेज। शो मीन्स होता है आगे धक्का देना, है ना, आगे बढ़ाना। जैसे अब नज का मतलब क्या होता है, नज मीन्स होती है घुटना, जैसे घुटने से आगे किसी को इशारा देते हो ऐसे ऐसे करके, तो वो उसे बोलते हैं नज, है ना, आगे बढ़ाना या कोई इशारा देना, या मतलब पोक करना, इस टाइप से। तो प्रोडक्ट का मतलब मैंने बता दिया है यहाँ पर।
मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, तो मेंटेन का भी यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। फ्लॉड का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्लोड है ना, फ्लो से बना है। तो अब मतलब फ्लो वैसे तो बेसिकली फ्लो का मतलब होता है बहना, पानी बहना, किसी चीज़ को ना मूव करना, प्रवाहित करना, इसे बोलते हैं। बट भीड़ का भी लगातार बना होना, बना रहना, उसे भी बोलते हैं फ्लॉड, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट फ्लोड, है ना, फ्लोड अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग, पूरा का पूरा दिन जो है वो भीड़ बनी रही स्क्वायर पर, चौराहों पर टूरिस्ट की। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बैट्स हडल, देखिए बैट्स क्या होते हैं, बैट्स मीन बोलती है चमगादड़ जिसे बोलते हो आप। हडल मीन्स होता है ना ग्रुप में बैठ जाना, सट सट कर बैठ जाना, है ना, सट सट कर बैठ जाना, उसे बोलते हैं हडल करना, सट सट कर बैठ जाना, सट कर बैठना, है ना, उसे क्या बोलते हैं, हडल करना, है ना। तो बैट्स हडल टुगेदर, अब ध्यान दीजिएगा बैट्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेडल वर्ब भी प्लूरल आई। बैट्स हेडल टुगेदर, साथ साथ। टू गेट, गेट यहाँ पर मेन वर्ब है। अब गेट अगर मेन वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट इसका आएगा। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट जो बनते हैं वो कोई नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। अब आपको पता है बातें, है ना। तो क्या है, वर्म नाउन है हमारा, देखिए नहीं, वर्म हमारा जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है तो केवल एडजेक्टिव किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन दे रखा होता तो वो नाउन उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट यहाँ पर वर्म तो एडजेक्टिव है, इससे तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसलिए जो लिखा है वो तो गलत है, यानी जो लिखा है वो तो गलत है ही है। अब हमें देखना है, वार्म वेलकम बोलते हो नहीं है, वार्म वेलकम, तो वेलकम नाउन है, उसके पहले वार्म लगा दिया, बताओ गर्मजोशी के साथ स्वागत जैसे बोलते हैं वार्म वेलकम, तो वही वाला वार्म है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, तो इस वार्म का मतलब होता है गर्म, है ना, गर्म जैसे बोलते हो, है ना, गर्म, गर्मजोशी से वाला गर्म। और दूसरा एक वार्मथ होता है ना, WARMTH, इसका मतलब होता है गर्माहट, है ना, गर्माहट, गर्माहट ऐसे बोलते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है वार्मथ। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर लगाएंगे। वार्मिंग क्यों नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, जीरन फॉर्म नहीं लगाएंगे, नॉन फिनाइट वर्ब की जरूरत नहीं है यहाँ पर, वार्मिंग फ्रॉम ऐसा नहीं है। बैट्स हडल टुगेदर टू गेट वार्मथ फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। वो यही रीजन से हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, वार्मथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी, एक दूसरे की बॉडी से। ईच अदर के साथ मैंने पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर अपस्ट्रॉफी लग सकता है जब एक दूसरे का की दिखाना हो, वो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ईच अदर्स हैंड बोलते हैं ना, ईच अदर्स हैंड, तो यहाँ पर समझिएगा। तो क्या होता है, बैट्स हडल टुगेदर, जो चमगादड़ है एक साथ साथ इसीलिए बैठती हैं कि वो एक दूसरे के शरीर की गर्माहट को पा सके, है ना, ठंडियों में बेसिकली ऐसा वो करते हैं। तो ये मीनिंग है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में फाइंड करना है, क्लोज टेस्ट की बात की जा रही है, बड़ा ही आसान है, छोटा सा लग रहा है, छोटा सा लग रहा है तो बड़ा ही आसान है। देखते हैं, लिखा है जॉन वॉज एन आर्टिस्ट प्रोफेशन, अरे ये तो बहुत आसान है, जॉन वॉज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन होता है, बहुत ही पढ़ लिए होगे, बहुत पढ़े होगे, है ना, अच्छी रीडिंग स्किल्स अगर आपकी है तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। फ्रॉम प्रोफेशन, अबाउट प्रोफेशन, ऑफ प्रोफेशन नहीं होता है, ये सब गलत है। बाय प्रोफेशन मतलब बाय प्रोफेशन वो क्या है, बोलते नहीं, बाय प्रोफेशन वो आर्टिस्ट है, बाय प्रोफेशन वो क्या है, बाय प्रोफेशन वो टीचर है, बाय प्रोफेशन वो क्या है, बाय प्रोफेशन वो बिजनेसमैन है, इस टाइप से बोलते हैं ना, उसका प्रोफेशन क्या है, तो बाय प्रोफेशन क्या है वो, जॉन वॉज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, है ना, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ही वॉज वेरी डैश, अब देखो लिखा है वेरी, अब यहाँ पर आपको पता है ना, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, ये बात पता होनी चाहिए, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, वेरी गुड, वेरी हॉनेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल, इस टाइप से, है ना। अब समझिएगा, तो यहाँ पर लिखा ही वॉज डैश, ही वॉज वेरी डैश एट हिज वर्क। अब देख लेते हैं हम आगे ऑप्शन क्या होगा 22 में लिखा है ही वॉज वेरी डैश एट हिज वर्क एंड कुड, अब ध्यान दीजिएगा, ही वॉज लिखा ही वॉज वेरी, अब मैंने अभी बता दिया पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा, तो क्या पॉजिटिव में क्या बेटर पॉजिटिव डिग्री है, बेटर तो भैया कंपैरेटिव डिग्री है, ये तो खत्म हो गया हमारा। रिचर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है भैया, खत्म हो गया हमारा। बेस्ट कौन सी डिग्री है भैया, सुपरलेटिव डिग्री है, हमारा खत्म हो गया। देखिए आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, गुड और बैड, है ना, गुड और बैड होना, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि यू आर गुड
एट समथिंग, है ना, एट डूइंग समथिंग या एट समथिंग। तो गुड और बैड के साथ एट लगाते हैं कब हम जब उस पर अच्छा या ख़राब दिखाना हो। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम बैड एट समथिंग, आई एम गुड एट समथिंग, देखिए एट भी लगा है यहाँ पर, है ना। तो मीनिंग ये भी आपकी पता होना चाहिए और ये सारे मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क, वो अपने काम में बहुत ही अच्छा था, वो अपने काम में बहुत ही अच्छा था। यानी इस आर्टिस्ट की बात की जा रही है, जॉन की बात की जा रही है। जॉन एक आर्टिस्ट था बाय प्रोफेशन और वो अपने काम में बहुत ही माहिर था, बहुत ही अच्छा था। एंड कुड, और देखो कुड यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गई। अब आपको पता है मॉडल वर्ब जो होती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब कही जाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब कही जाती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब कही जाती हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स विच आर यूज्ड इन द सपोर्ट ऑफ मेन वर्ब। यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब के सपोर्ट में जो यूज की जाए वही ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इन्हीं को सहायक क्रिया बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो आगे देख लेते हैं 23rd में क्या हो जाएगा। 23rd में देखिए छोटा है इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पर रिवाइज कर रहा हूँ, बाकी आप आसानी से तो कर ही लोगे। तो लिखा है ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क एंड कुड, देखिए अब देखो कुड के साथ यहाँ पर वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके साथ जो वर्ब आएगी V1 फॉर्म आएगी, आपको पता है मॉडल के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है। तो अब देखिए प्लेंटिव, प्लेंटिव तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर वर्ब। तो अब देखिए प्लेंटिव तो एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास प्लांट भी वर्ब हो सकता है और पेंट भी वर्ब हो सकता है। पेंटेड वर्ब तो है, वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म हो सकती है, हमें चाहिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो ये पेंटेड भी गलत हो जाएगा। अब देखिए पेंट लगाएंगे या प्लांट लगाएंगे। प्लांट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो प्लांट प्लांटिंग करना जो पेड़ पौधे लगाना, दूसरा ये प्लांट हम यूज करते हैं जब बम को लगाते हैं, बम को प्लांट किया जाता है ना, बम सार प्लांटेड उस टाइप से, तो वहाँ भी प्लांट करना बोलते हैं। किसी षड्यंत्र को रचना वो भी प्लांट बोला जाता है। तो कई तरीके से यूज किया जा सकता है प्लांट, और प्लांट का जो बेसिक मीनिंग होता है वो प्लांट का होता है पेड़ पौधे लगाना, प्लांटिंग करना इस टाइप से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट के लिए प्लांट करना नहीं, आर्टिस्ट के लिए पेंट करना ज़्यादा बात बन सकती है। देखिए आगे पढ़ लीजिए, कुड पेंट एनी सब्जेक्ट ही कुड थिंक ऑफ, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा वो महारथी था अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, कि अपने प्रोफेशन में अगर कुछ भी ऐसा सोचे वो उसका पेंट कर सकता था, उसका चित्र बना सकता था। वो अपने दिमाग में जो चीज़ उसके दिमाग में आई उसको वो रिप्रेजेंट कर सकता था, इतना ज़्यादा वो प्रोफेशन था, उतना ज़्यादा वो माहिर था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट इज ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बिल्कुल आसान आसान है, कुछ टफ नहीं है। 24th देख लेते हैं। 24th में कह रहा है कि बट, लेकिन, अब देखिए अभी तक सबसे इससे पहले सारी की सारी चीज़ें बात अच्छी अच्छी चली आ रही है उसके बारे में, कि वो बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट था, बहुत ही अच्छा था अपने काम पर, बहुत ही जो भी अपने दिमाग में आती थी थिंक, ध्यान दीजिएगा थिंक ऑफ होता है ना, ध्यान रखेंगे इसे, थिंक ऑफ भी होता है, थिंक अबाउट भी होता है, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी आएगी। तो वो ऐसा इतना ज़्यादा माहिर था अपने आप काम को लेकर कि अगर कुछ भी सोच ले तो उसका वो पेंट कर देता था, वो खाका बना देता था, वो रिप्रेजेंट कर देता था हूबहू। बट, लेकिन, बट आपको पता है ना कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोधाभास दिखाता है। तो बट सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसे मजबूर किया। बड़ी ही बात बदल गई है ना, ध्यान दीजिएगा बात बदल जाएगी। यहाँ पर लिखा है बट सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम, लेकिन परिस्थितियाँ उसे मजबूर की। टू, अब देखिए टू के साथ यहाँ पर वर्ब की V1 फॉर्म आएगी, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। टू डैश इन डैश द वर्क ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट। रिनाउंड मीन्स होता है बहुत ही विख्यात, सुप्रसिद्ध, जिसे बोलते हैं रिनाउंड बोलते हैं। तो देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या होगी। अब देखिए लिखा है सिंथेसाइज करना, सिंथेसिस मतलब कि सम्मिश्रण करना, जैसे सेंटेंस का सिंथेसिस किया जाता है ना, वो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो सिंथेसिस करना। तो सिंथेसिस यहाँ पर मीनिंग नहीं हो जाएगा। सोशलाइज मीन्स होता है सामाजिक नहीं होगा। सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र बनाना किसी चीज़ को। अच्छा यहाँ पर मैंने सैंक्ट, आजकल मैं रूट वर्ड पढ़ा रहा हूँ ना, रूट वर्ड से वो क्या पढ़ा रहा हूँ, तो सैंक्ट में वर्ड आज स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब होता है पवित्र होना, है ना, किसी चीज़ को पवित्र बनाना, उसे बोलते हैं सैंक्ट। चाहे सैंक्टिमोनियस बोलिए या सैक्रोसैंक्ट बोलिए, सैंक्टिफाई बोलिए, इस टाइप से सैक्रेड बोलिए, तो ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। तो पवित्र बनाने की बात यहाँ पर कोई नहीं की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा है, स्पेशलाइज, है ना। तो लेकिन सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू स्पेशलाइज, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो मजबूरियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं उसको मजबूर किया स्पेशलाइज बनने में। इन द वर्क, स्पेशलाइज थोड़ा सा लग रहा है अजीब ना, चलिए देख लेते हैं। आप 25 देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज, परिस्थितियाँ मजबूर किया तो स्पेशलाइज बन गया। देखते हैं आगे ऑप्शन देखते हैं। बट सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू डैश इन, ओहो हो, हाँ तब तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वो रिनाउंड था, अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ही विख्यात था, बहुत ही अच्छा था, जो भी सोचता था उसे कर लेता था। लेकिन मजबूरियाँ, अब उसके परिस्थितियाँ ऐसी आईं, क्या परिस्थितियाँ आईं
कि अब देखिए यहाँ पर देख लेंगे, डाउटिंग संदेह करना, किसके संदेह करना, रिनाउंड आर्टिस्ट का, रिनाउंड आर्टिस्ट का वर्क का संदेह करना, तो ये तो मीनिंग नहीं हो रहा है। डबलिंग करना भी नहीं होता है, डोमिनेटिंग करना, इसे गिरा कम करना, ये भी नहीं मीनिंग है। डुप्लीकेटिंग करना हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। तो उसने क्या कर दिया, मजबूरियाँ, उसके परिस्थितियाँ ऐसा उसे फोर्स किया कि वो दूसरे रिनाउंड आर्टिस्ट की डुप्लीकेट करने में माहिर बन गया। अब बिल्कुल सही, स्पेशलाइज बन गया है, बिल्कुल सही, यहाँ पर ही हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा और यहाँ पर डुप्लीकेटिंग हो जाएगा। अब समझ में आया सेंटेंस, है ना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, यानी कि 24 में जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। वर्ब की V1 फॉर्म है स्पेशलाइज, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 24th का सेकंड हो जाएगा और 25th का भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, डुप्लीकेटिंग हो जाएगा। 25th का डुप्लीकेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सो गाइज विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। हमने एक और पेपर सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास एक लास्ट पेपर बचा है जो कि हम मंडे को सॉल्व कर लेंगे इस छुट्टी के बाद। अच्छे से आप इस छुट्टी को यूटिलाइज़ करिए, इस जो टाइम आपको मिला है इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा। मैंने बार पहले भी बताया है कि ये आपका क्वालिटी टाइम है और इसी क्वालिटी टाइम से डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट, है ना। इसी क्वालिटी टाइम से इफेक्ट होगा आपका, मतलब ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट पर इसी टाइम का। तो एग्ज़ाम के आसपास का जो टाइम होता है, अगर आप उसे सही से यूटिलाइज़ कर ले जाएंगे तो आप सही से रिजल्ट दे पाएंगे। अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर पोस्ट क्वेश्चन पर जरूर फोकस करिएगा और वीडियो को देखेंगे, कहीं से भी आपने अगर देखा होगा, अगर आप फिर से अच्छे तरीके से देख रहे होंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिली होंगी और मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लेडीज जेंटलमैन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।